हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट पे। मैं हूँ आरके सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बोले तो FEE। एंड दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक सर्किट पे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा FEE प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में, एंड प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं परमिएबिलिटी के बारे में। परमिएबिलिटी क्या होता है, इसके दो टाइप्स है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग MMF के नाम से जानते हैं, एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। देन हम लोग बात करेंगे रिलक्टेंस के बारे में, व्हाट इज़ रिलक्टेंस, परमियंस क्या होता है, एंड सबके आखिर में हम लोग देखने वाले हैं एनालॉजी बिटवीन मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंसेस है, बोले तो डिसिमिलरिटीज़ है, वो हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो फिर इस क्लास को बहुत ही फोकस के साथ देखिए, बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए। ओके, चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परमिएबिलिटी के बारे में। परमिएबिलिटी, व्हाट इज परमिएबिलिटी। ठीक है, किसी भी मटेरियल का या फिर किसी भी मीडियम का परमिएबिलिटी बोले तो हम लोग समझते हैं कि उसका जो कंडक्टिविटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्ट करने का जो उसका प्रॉपर्टी है, दैट इज द परमिएबिलिटी। ठीक है, बात समझ में आया। देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं एयर मीडियम, यहाँ पे मान लेते हैं एयर है। ठीक है, एयर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे पार होगा। ठीक है, एयर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, पार हो सकता है। ठीक है, वहीं पे हम लोग दूसरा मीडियम लेते हैं, एक मटेरियल लेते हैं, दैट इज आयरन, लोहा लेते हैं। तो लोहे के अंदर से भी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पार हो सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, हम लोगों ने बात किए थे द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके थ्रू पार हो सकता है। ओके, तो इसके इस कंडक्टिव प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या, परमिएबिलिटी। अब जिस मीडियम का परमिएबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उसके थ्रू उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पार हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आया। जिस मटेरियल का परमिएबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उसके थ्रू उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्ट हो सकते हैं, पार हो सकते हैं, दैट इज द परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, permeability of a material, permeability of a material means its conductivity, means मतलब its conductivity of magnetic flux। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कितना कंडक्ट कर रहा है, कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पार हो रहा है, दैट इज द परमिएबिलिटी। ठीक है, ओके। अब क्या है, इस बात को भी आप लोग लिख के रखिए कि जिस मटेरियल का या फिर जिस मीडियम का परमिएबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उसका जो कंडक्टिव नेचर होगा, ठीक है, मतलब उसके थ्रू उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पार हो सकता है। द ग्रेटर द परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, द ग्रेटर द परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, द ग्रेटर द परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल और मीडियम। ठीक है, मटेरियल भी हो सकता है और मीडियम भी हो सकता है, जैसे कि एयर हम लोगों ने लिए हैं मीडियम, द ग्रेटर इट्स कंडक्टिविटी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, द ग्रेटर is its conductivity for magnetic flux, okay, magnetic flux, and vice versa, ठीक है, and vice versa,
वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि इसका उल्टा भी हो सकता है, जितना कम होगा परमेबिलिटी किसी भी मीडियम का उतना ही कम मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्ट होगा। ठीक है, ओके। चलो अब अगर हम लोग यूनिट की बात करें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी, यूनिट ऑफ परमेबिलिटी, तो यूनिट को हम लोग बहुत सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ परमेबिलिटी जनरली हम लोग इसको हेनरी पर मीटर से लिखते हैं, या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, जैसे कि इट्स यूनिट, ऐसा यूनिट इज हेनरी पर मीटर। ठीक है, और हम लोग इसको टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड एक और आता है आपका, क्या आता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी आता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको वेबर से भी लिखते हैं तो भी हम लोग लिख सकते हैं। वेबर से कैसे लिखेंगे, और वेबर मीटर, इसका मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, आई थिंक, चलो इसको हम लोग अभी डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ पे एक और यूनिट आता है, ये यूनिट, इस यूनिट को और इस यूनिट को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो एक यूनिट हो गया, 2 3 ये 4, ये भी आपका एक यूनिट होता है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग हेनरी पर मीटर ही याद रखिए। ठीक है, ये बाकी सारे को हम लोग अभी डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब टाइप्स पे देखते हैं। टाइप्स कितने हैं परमेबिलिटी के। एक टाइप आता है आपका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, दूसरा आता है रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, ये दोनों टाइप्स आते हैं परमेबिलिटी के। ओके, ठीक है, तो दोनों ही टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है दोस्तों, ये बहुत ही इजी है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट परमेबिलिटी किसका कहते हैं, द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ओके, द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, इज नोन एज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, चलो इसको एक ही बार में आप लोग डिफाइन कर लीजिए। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, द permeability of vacuum or air is known as absolute permeability। ठीक है, absolute permeability। ओके, एंड जो रिलेटिव परमेबिलिटी होते हैं दोस्तों, ये हम लोग किसी भी दूसरे मीडियम का, ठीक है, किसी भी दूसरे मीडियम का जो परमेबिलिटी होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, किसी दूसरे मीडियम का या फिर दूसरे मटेरियल का जो परमेबिलिटी होते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। ओके, चलो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है दोस्तों, द permeability of any medium or material the permeability of any medium or material with respect to absolute permeability is known as relative permeability। ठीक है, इज नोन एज रिलेटिव परमेबिलिटी। तो दिस आर द डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है, फटाफट से लिख लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे, जैसे कि इसका जो ये वाला यूनिट है कैसे डिराइव करते हैं वो हम लोग देखेंगे। यूनिट के कुछ अभी कनेक्शन देखने वाले हैं परमेबिलिटी के। ठीक है, ओके, चलो तो इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ। आप लोगों ने लिख लिया होगा शायद, अगर नहीं लिखे हैं तो फिर वीडियो को पॉज करके डेफिनेटली लिख लीजिए फटाफट से।
चलो तो फिर अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, यूनिट का रिलेशन। ठीक है, यूनिट के रिलेशन, परमेबिलिटी के यूनिट के रिलेशन, ये कुछ यूनिट हो गए जो कि आप लोगों को याद रखना है। जैसे देखो हम लोग जानते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या जानते हैं हम लोग, टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला। ओके, एंड वहीं पे अगर बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये क्या होता है, इसका यूनिट होता है वेबर, ये हम लोगों ने देखा है। ठीक है, एंड क्या होता है, 1 टेस्ला इजिकल टू, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 न्यूटन पर एम्पियर। ओके, पर एम्पियर पर मीटर इनवर्स। ठीक है, ओके, 1 टेस्ला इजिकल टू हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड 1 टेस्ला को हम लोग वेबर से अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब देखो दोनों ही टेस्ला है, 1 टेस्ला इजिकल टू ये है एंड 1 टेस्ला इजिकल टू ये है। ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो अभी हम लोगों ने कूलॉम जी का जो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला था, जो लॉ था, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, वहाँ से हम लोगों ने क्या देखा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो μ0 अपन 4 पाई, ठीक है, अपन 4 पाई इंटू m1 m2 बाई डी स्क्वायर होता था। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग μ0 निकालेंगे, यहाँ से अगर हम लोग μ0 निकालेंगे, μ0 क्या है दोस्तों, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, μ0 इज द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, μ0 इज द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, बोलो, यहाँ से हमें मिलेगा एफ डी। ठीक है, इसका तो कोई यूनिट नहीं है, ये तो 4 पाई, ये तो एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा एफ डी का स्क्वायर। ओके, एंड नीचे क्या रहेगा, बोलो, नीचे क्या रहेगा, ये दोनों रहेगा। ठीक है, m1 m2, नीचे रहेगा m1 m2। ओके, m1 एंड m2। ठीक है, अब f का यूनिट क्या है, f बोले तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एंड d बोले तो डिस्टेंस। ठीक है, इसका मीटर स्क्वायर, एंड ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, बोलो, ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर पोल का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या था आपका, एम्पियर मीटर। ठीक है, एम्पियर मीटर, तो हम लोगों ने देखा था एम्पियर मीटर जब हम लोगों ने पोल स्ट्रेंथ करा था। तो यहाँ पे दोनों है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। ओके, चलो अब यहाँ से क्या हो सकता है, न्यूटन, यहाँ से क्या आ सकता है, ये तो न्यूटन हो गया, सॉरी यार क्यों नहीं लिख रहा है, ये आपका न्यूटन हो गया। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड नीचे क्या होगा, एम्पियर का स्क्वायर एंड मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, एक यूनिट तो हमारा डिराइव हो गया। अभी अगर हम लोग इसको वेबर के टर्म्स पे लिखना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से चले आते हैं, यहाँ से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एम्पियर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। ओके, एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, ओके, इसको अब हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, न्यूटन मीटर बाई एम्पियर इंटू, इधर एक मीटर रखेंगे, एम्पियर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर रहेगा। ओके, ठीक है, अब ये जो पार्ट है, दिस इज द वेबर। ठीक है, ये होता है वेबर, एंड यहाँ से mm कट जाएगा तो नीचे m रहेगा, तो एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है, एम्पियर इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। ओके, तो दोनों ही हम लोगों ने यूनिट लिखे थे, तो यहाँ पे मैंने आपको प्रूव कर दिया कि यहाँ से भी यूनिट होता है, ये यूनिट भी होता है वेबर, एम्पियर इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो MCQ में आपको 4 यूनिट में से कोई भी यूनिट देके पूछा जा सकता है कि कौन सा यूनिट है, किसका, बोलो,
कौन सा यूनिट है, आपका परमिएबिलिटी का क्या यूनिट है। तो इन चारों में से अगर कोई एक दे देगा, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा है, तो आपको सही वाला टिक मारना है, ठीक है। तो चारों के चारों आपको याद रखना है, ओके। कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है। देखो जैसे कि ये वाला दे दिया, तो आप लोग कहेंगे कि सर जो आपका परमिएबिलिटी का यूनिट है वो तो हेनरी पर मीटर है, या फिर टेस्ला वाला जो हम लोगों ने देखा था टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, तो वो है। ये दोनों तो है नहीं, तो आप लोग गलत करके आ जाएंगे फिर। तो आपको ये दोनों भी याद रखना है, क्योंकि अगर पूछा जाए तो आपको एक्सेप्शनल चीज़ें पूछा जाता है, जैसे कि ये दोनों हो गया, ठीक है। ये दोनों आपका क्या है, परमिएबिलिटी का यूनिट है, ओके। चलो ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों ने म्यू जीरो इजिकल टू क्या देखा, म्यू जीरो इजिकल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ओके। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोले तो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, खाली स्थान और एयर। ये क्या होता है, इसका वैल्यू क्या है, म्यू जीरो का वैल्यू क्या है दोस्तों, म्यू जीरो का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। तो हेनरी पर मीटर के जगह पे आप लोग चारों यूनिट में से कोई यूनिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने हेनरी पर मीटर ही लिखा, ओके, ठीक है। एंड ये जो एयर या फिर वैक्यूम होता है, ये सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इट इज द एयर और वैक्यूम इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे कम परमिएबिलिटी किसका है, वो है वैक्यूम का, ठीक है, या फिर एयर का। कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक है, ओके। अब देखो, अब म्यू आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, म्यू आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी, ओके। एंड ये म्यू आर क्या होता है दोस्तों, म्यू आर म्यू बाई म्यू नॉट। अब ये म्यू क्या है, वेयर म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, जिस मीडियम का हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालना चाहते हैं, और मटेरियल, ठीक है, ओके, ये है। एंड एक बात नोट करके रखिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एयर कितना होता है, 1। एयर का रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना होता है, 1। कैसे होता है 1, देखो हमें, सॉरी, ये म्यू आर होगा, ठीक है। तो म्यू आर के जगह पे हम लोग म्यू एयर लिखते हैं, क्योंकि एयर का हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे एयर का जो परमिएबिलिटी है वो कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। एंड म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, वो भी आपका क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो ये 1 हो जाएगा। या फिर आप लोगों को पूछा जा सकता है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम कितना है, तो वो भी 1 होगा, क्योंकि वैक्यूम का जो परमिएबिलिटी है वो कितना है, इतना है। एंड जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है उसका वैल्यू भी ये है, तो दोनों वैल्यू कट जाएगा, तो एक रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम का रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू क्या है, या फिर एयर का रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू क्या है, दैट इज 1, ठीक है दोस्तों। चलो ओके, ये तो हो गया आप लोगों का। अब हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन
बिटवीन बी एंड एच। बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एंड एच क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, हेनरी। ओके, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो यहाँ पे द फ्लक्स डेंसिटी बी प्रोड्यूस्ड, द फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड, सॉरी फ्लक्स डेंसिटी क्या लिए है हम लोग? बी लिए हैं। डेंसिटी बी produced, the flux density B produced in a material is directly produced in a material directly proportional to the applied magnetic force, to the मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं इसको। ओके, मैग्नेटिक फोर्स एच। तो क्या होगा इस स्टेटमेंट से? हमें क्या मिला है? बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ठीक है, एंड इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? बी इज इक्वल टू म्यू एच। ठीक है, बी इज इक्वल टू म्यू एच। ओके, बी इज इक्वल टू म्यू एच, एंड म्यू इज इक्वल टू क्या है? म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, तो और से हम लोग लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर एच। दैट इज द रिलेशन। बी क्या है आपका? है फ्लक्स डेंसिटी, एंड एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम लोग जिसको कहते हैं। ओके, यूनिट इज एच। चलो, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है इसको भी समझ लो फटाफट से। सारे कंसेप्ट बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, हम लोग समझेंगे। ठीक है, उतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डीप उतना ज़रूरत भी नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछा जाएगा, छोटी छोटी टर्म्स है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, जो कि आपको ज़्यादातर पूछा जाता है। एंड इस चैप्टर से मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ओके, मैं और भी सारी चीज़ें कवर करता, लेकिन क्या है कि 17 जनवरी से मेरा भी एग्ज़ाम है, 17 से 25 तक मेरा एग्ज़ाम है खुद का। ओके, एंड रेगुलर है। सो इसीलिए खुद के पढ़ाई में थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ, वरना मैं आप लोगों का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करा सकता था। ओके, खुद को टाइम देना होता है खुद के पढ़ाई में। तो आप लोगों का भी एग्ज़ाम है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए सिलेबस को। देखो, किताब अगर नहीं है तो किताब पीडीएफ तो मिल जाते हैं ना ऑनलाइन पे, या फिर किसी दोस्त के पास अगर किताब है या फिर पीडीएफ है तो उन लोगों को पूछिए, उन लोगों से लीजिए एंड पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, खुद से जितना पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा काम पे आएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। सॉरी यार, क्या हो रहा है ये सब? आई थिंक इस बार लिखेगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स। दिस इज MMF, इसको हम लोग कहते हैं MMF। ठीक है, MMF। अब ये MMF क्या है? यहाँ से आप लोग को एक चीज़ पता चल रहा है कि ये एक तरह का फोर्स है। ठीक है, अब ये फोर्स क्या करता है ये हमें समझना होगा। ठीक है, ओके, तो देखो
किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग एक पोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है, सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पोल हम लोगों ने रखे हैं, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, कोई भी पोल हो, ठीक है। इस पोल को हम लोग यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं बी पॉइंट पे। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए जितना वर्क हमें करना होगा, ठीक है, जितना वर्क हमें करना होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नोन एज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एक पोल को अगर आप लोग एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे ले जाना चाहते हैं तो इतना ले जाने के लिए जितना वर्क हमें करना होगा, जितना वर्क डन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। बात समझ में बहुत ही ईजी है। अगर आप लोगों को ईएमएफ का कंसेप्ट पता है तो फिर ये बहुत ही ईजी है। ईएमएफ भी वैसा ही होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना होता था, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक का मामला है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, द मैग्नेटिक पोल को एक मैग्नेटिक पोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना होगा, दैट इज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ओके, सो इट इज डिफाइंड, चलो, इट इज डिफाइंड as the amount of work done in carrying a unit magnetic pole, magnetic pole from one point to another point, one point to another point. ओके, ठीक है। बस ये हो गया हमारा डेफिनेशन फॉर मैग्नेटोमोटिव फोर्स। Okay, what is magnetic force? It is defined as the amount of work done in carrying a unit magnetic pole from one point to another point. Okay, अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है हम लोग कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका बहुत ही इजी है। मैथमेटिकली we can express MMF is equal to NI. What is the N and what is I? What is N and what is I? Okay, तो MMF is equal to क्या हो जाएगा? MMF is equal to हो जाएगा number of turns into current. ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। ओके, तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट तो देखा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि एक सोलोनॉइड होता है, जैसे कि ये मैंने एक मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि लोहा होता है, ठीक है, तो लोहा या फिर कोबाल्ट जो भी ले लेते हैं, उसके चारों ओर क्या करेंगे, अभी हम लोग एक कॉपर का वायर ऐसे अगर इसको लपेट देंगे, ठीक है, जितना टर्न्स हम लोग लपेटेंगे, जितना टर्न्स होगा, ओके, एंड उस तार के थ्रू अगर हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो ये जो लोहा है ये क्या बन जाएगा आपका, बोलो, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जस्ट लाइक दैट, ये हमारा आयरन का बार है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिए हैं, एक तार लिए हैं, तार को जो है हम लोगों ने ऐसे लपेटे हैं, ऐसे लपेटे हैं, ओके, ऐसे लपेटे हैं, एंड इसको हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, तो करंट फ्लो होगा इसके थ्रू, एंड ये जो होगा ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इन दैट केस ये जो टर्न कितना टर्न हम लोगों ने दिए हैं वो है नंबर ऑफ टर्न्स, एंड कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज द ये वैल्यू, ठीक है, दैट इज ये वैल्यू। ओके, चलो, ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इनटू
करंट। अब इसका अगर ऐसा यूनिट देखेंगे, यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट, इसको कहते हैं हम लोग एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स, कितना एम्पियर, कितने टर्न्स है, ओके, दैट इज द एम्पियर टर्न्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म पे एटी भी कहा जाता है, ओके। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का जो, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का जो ऐसा यूनिट है दैट इज एम्पियर टर्न्स। करंट को हमें एम्पियर में लेना है, टर्न्स को नंबर पे लेना है। कितना टर्न्स, ये तो नंबर है ना, ठीक है। तो दैट इज द यूनिट फॉर मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स, व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स? बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। द मैग्नेटोमोटिव फोर्स, द MMF which is measured the magnetomotive force which is measured per unit length along the magnetic flux. The MMF which is measured per unit length along the magnetic फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी आप लोग लिख सकते हैं। फ्लक्स की जगह पे मैग्नेटिक फ्लक्स अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी आप लोग लिख सकते हैं। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, सपोज दिस आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ओके, इसके ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, इसके एलोंग हमें जाना है एंड पर यूनिट लेंथ, ठीक है। जैसे कि 1 मीटर का मान लेते हैं यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे जो MMF है इसके अंदर, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक पोल को यहाँ तक ले जाने के लिए जो MMF है, जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, जो वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। बात समझ में आया? मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है? एक पोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन हो रहा है, दैट इज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अगर इसी को हम लोग क्या लेंगे, पर यूनिट लेंथ पे लेंगे, पर यूनिट लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन पे 1 मीटर बराबर अगर हम लोग मापेंगे MMF, तो उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या फिर इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है, ओके। तो ये आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोले तो ही क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, ये भी आपका सिमिलर चीज़ है, ठीक है दोस्तों। चलो, तो ये दोनों टर्म हम लोगों ने सीख लिए। अभी हम लोग रिलक्टेंस की बात करते हैं, देन उसके बाद परमियंस, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए उतना अभी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं होता तो फिर शायद मैं इसी महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देता, क्योंकि एक दिन में 2-3 क्लास में दे सकता था, ओके। बट अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे ही खुद का पढ़ाई करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, खुद का पढ़ाई किसी तरह से भी हो, कैसे भी हो, कंप्लीट करना है। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी भी बहुत सारे दिन बचे हैं, ठीक है, अभी भी बहुत सारे दिन बचे हैं। मतलब आपका लगभग अभी 11-12 तारीख हो गया, तो ठीक है, 12 से 13 दिन अभी भी आप लोगों के पास है। तो अभी भी अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंजीनियर किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकता है, वो कंप्लीट करना है, ठीक है, ओके। इंजीनियर सब कुछ कर सकता है, एक रात में पूरे साल का असाइनमेंट कंप्लीट कर सकता है, हम लोगों ने किया है। तो अपने आप को कम मत समझिए, आप इंजीनियर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो, अब रिलक्टेंस क्या है, व्हाट इज द रिलक्टेंस? रिलक्टेंस एक्चुअली मैं बात करूँ अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है,
What is the resistance? Resistance is the opposition offered by the कंडक्टर. ठीक है, एक तार के थ्रू, एक तार है, एक तार के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो इस इलेक्ट्रिसिटी को ये जो रोक रहा है इसको हम लोग कहते थे रेजिस्टेंस. ठीक है, वैसे ही रिलक्टेंस क्या है, ये आपका मटेरियल है, दिस इज द मटेरियल, इसके थ्रू जा रहा है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, ओके, यानी ये मटेरियल चाहेगा कि ये फ्लक्स ना जाए तो इसको ये रोकेगा. ठीक है ना, ये मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है जो कि इस फ्लक्स को इसके थ्रू फ्लो होने से रोकेगा, एंड इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या, रिलक्टेंस. समझ में आएगा. अगर रेजिस्टेंस पता है तो रिलक्टेंस बहुत ही ईजी है. देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स पार होता है. ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस इसको रोकता है इलेक्ट्रिसिटी को, एंड मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकता है. बहुत ही सिंपल बात है. ठीक है, ओके, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए वही क्या है, मैग्नेटिक सर्किट के लिए रिलक्टेंस है. बाकी चीज़ एक ही है. ठीक है, ओके. इट इज़ द मेजर ऑफ द ऑपोजिशन, इट इज़ द मेजर ऑफ द ऑपोजिशन offered by the it is the measure of the opposition offered by the magnetic circuit. ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट टू द setting up of magnetic flux. ये मैग्नेटिक फ्लक्स को जाने नहीं देगा. ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो ऑपोजिशंस है इसको हम लोग कहते हैं क्या, रिलक्टेंस. ठीक है, ओके. सो रिलक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, रिलक्टेंस को हम लोग S से डिनोट करते हैं, दैट इज S. ओके, जैसे कि रेजिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते थे तो यहाँ पे रिलक्टेंस को हम लोग S से डिनोट करते हैं. एंड S क्या है दोस्तों, MMF अपन क्या है दोस्तों, फ्लक्स. ठीक है, फ्लक्स, MMF अपन फ्लक्स. तो MMF का फुल जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर टर्न्स, एंड फ्लक्स का यूनिट क्या है आप लोगों को पता है, वेबर. ठीक है, फ्लक्स का यूनिट है वेबर. तो ये हो गया यूनिट, एम्पियर टर्न्स पर वेबर, एंड ये है फॉर्मूला MMF बाई फ्लक्स. ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं परमियंस के बारे में. परमियंस, अब ये परमियंस क्या है, दोस्तों, परमियंस एक्चुअली रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल है. ठीक है, परमियंस क्या है, रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल. ओके, रिलक्टेंस का ऑपोजिट प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं परमियंस. जैसे कि रिलक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स को जाने से रोक रहा है. ठीक है, एंड परमियंस क्या करेगा, उसको इजीली जाने देगा. ठीक है, इजीली उसको जाने देगा, दैट इज द परमियंस. ठीक है ना, ओके. चलो, तो ये हमारा हो गया कुछ ऐसा. इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रिलक्टेंस. It is defined as the reciprocal of reluctance. ठीक है, ऑल्टरनेटिवली हम लोग इसको एक दूसरे डेफिनेशन से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द magnetic circuit of which it permits the easy passage of the easy
passage of the magnetic flux of the magnetic flux. ठीक है, तो रिलक्टेंस जहाँ पे फ्लक्स को रोक रहा था वहीं पे ये इजीली उसको परमिट कर देगा कि जाओ भाई। ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट नेचर का है, इसीलिए इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। तो परमियंस जो होता है, परमियंस को हम लोग परमियंस ही लिखते हैं। ठीक है, परमियंस क्या है, परमियंस इज इक्वल टू 1 बाई रिलक्टेंस। ठीक है, 1 बाई रिलक्टेंस बोले तो 1 बाई एम्पियर टर्न्स वेबर। ओके, तो ये हो जाएगा वेबर पर एम्पियर टर्न्स। दिस इज द यूनिट फॉर परमियंस। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने जितने भी टर्म्स अब तक सीखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे टर्म्स, एंड सभी टर्म्स के हम लोगों ने फॉर्मूला भी सीखे थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने इंड्यूस ईएमएफ नहीं पढ़ा है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक ही रहेगा मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। एंड वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है रिलक्टेंस, परमियंस, ओके, एंड फ्लक्स डेंसिटी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो मैं इस चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा, 6 से 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा। एंड आई थिंक उन सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि ये सारे फॉर्मूला जो है, ये सारे टर्म्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, एंड मैंने लगभग सारे टर्म्स आप लोगों को सिखा दिए हैं। अभी सिर्फ मैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट रह गया है, लेंज लॉ, फैराडेज लॉ, ओके, एंड और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका इंड्यूस ईएमएफ, डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। तो वो सारे हम लोग चीज़ें जो है वो सीखेंगे। ओके, ठीक है, चलो एक और टॉपिक रह गया आज के क्लास का, जिसको मैं कराऊंगा बिल्कुल आपके स्क्रीन शॉट दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आपके स्क्रीन पे देखो आ जाएगा, वहाँ से आप लोगों को लिखना है सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, तो देखो आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया होगा सिमिलरिटीज, इसको हम लोग कहते हैं एनालॉगी। एनालॉगी में हम लोग क्या देखते हैं, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज देखते हैं, दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिसिमिलरिटीज है। तो सबसे पहले देखो मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, फ्लो ऑफ फ्लक्स। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स का फ्लो होता है। ओके, एंड वहीं पे इलेक्ट्रिक सर्किट में किसका फ्लो होता है, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट या फिर फ्लो ऑफ चार्ज हम लोग कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे एमएमएफ इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ फ्लक्स। एमएमएफ मैग्नेटिक सर्किट में जो मैग्नेटिक पोल, जो मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, एमएमएफ की वजह से। वहीं पे इलेक्ट्रिक सर्किट में जो चार्ज का फ्लो होता है वो किस लिए होता है, ईएमएफ की वजह से। ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड एमएमएफ बोले तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एमएमएफ क्या है मैग्नेटिक सर्किट पे, एंड ईएमएफ है इलेक्ट्रिक सर्किट पे। ठीक है, एमएमएफ का जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर टर्न्स, एंड वहीं पे ईएमएफ का जो ऐसा यूनिट है दैट इज वोल्ट। ओके, ठीक है। तीसरा देखो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस के बारे में अभी हम लोगों ने समझे हैं। ठीक है, तो ये है रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स को रोकने के लिए जो प्रॉपर्टी काम करता है, जो ऑपोजिशन काम करता है, दिस इज द रिलक्टेंस। ओके, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जो ऑपोजिशन ऑफर करता है कंडक्टर, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, जिसको आर से लिखते हैं। ओके, एंड मैग्नेटिक सर्किट पे देखिए, फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या है, पर स्क्वायर मीटर में कितना लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पास हो रहा है, दैट इज द फ्लक्स डेंसिटी। एंड वहीं पे करंट डेंसिटी हम लोग क्या कहते हैं कि कितना एम्पियर करंट जा रहा है, पर स्क्वायर मीटर में कितना करंट जा रहा है, दैट इज द करंट डेंसिटी। ओके, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो मैग्नेटिक सर्किट पे जो हम लोगों ने परमेबिलिटी की बात की है, वो परमेबिलिटी होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में वो कंडक्टिविटी होता है।
ठीक है। तो कंडक्टिविटी भी हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रिक सर्किट में, एब्सोल्यूट कंडक्टिविटी एंड रिलेटिव कंडक्टिविटी। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में हम लोगों ने परमेबिलिटी देखा है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। ओके, सो चलो अभी देखो यहाँ पे आप लोगों को फ्लक्स का एक फॉर्मूला दिया गया है, एमएमएफ बाई रिलक्टेंस, ठीक है। एंड वहीं पे करंट की अगर बात करें, ईएमएफ बाई आर, ओके, जो ओहम्स लॉ से हम लोगों ने देखा था, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वी क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट बोले तो ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। ओके, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ बाई रिलक्टेंस, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, द क्लोज पाथ इन विच द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इज नोन एज मैग्नेटिक सर्किट। तो जिस क्लोज पाथ के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है दैट इज द मैग्नेटिक सर्किट। एंड अगर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो जिस क्लोज पाथ के थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करें इन ए सीरीज मैग्नेटिक सर्किट द टोटल रिलक्टेंस इज एस इज इक्वल टू S1 S2 S3। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मैग्नेटिक सर्किट लिए हैं जिसका रिलक्टेंस क्या क्या है, S1 S2 S3। तो इसका जो आपका टोटल रिलक्टेंस होगा, अगर हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो होगा S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। एंड वहीं पे अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है, सभी रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितना भी होगा प्लस कर देंगे, ठीक है। हम लोगों ने सीरीज कनेक्शन पढ़ा था रेजिस्टेंस का। ओके, चलो नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग डिसिमिलरिटीज के बारे में। डिसिमिलरिटीज क्या है, देखो, फ्लक्स डज नॉट एक्चुअली फ्लो इन अ मैग्नेटिक सर्किट। तो जो फ्लक्स होते हैं वो एक्चुअली मैग्नेटिक सर्किट की तरफ पास नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जो है वो कंडक्टर के थ्रू ही पास होता है, ठीक है। ओके, दूसरा देखो, एनर्जी इज इनिशियली नीडेड टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स बट डू नॉट टू मेंटेन इट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए हमें कोई चार्ज की ज़रूरत नहीं होता है। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड एज अलोंग एज द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, करंट को फ्लो कराने के लिए जितने देर तक हम लोग फ्लो कराएंगे उतने देर तक एनर्जी हमें चाहिए होगा। ओके, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना देर तक हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे उतना देर तक हमें एनर्जी देते रहना है, ठीक है। देन उसके बाद परमेबिलिटी और मैग्नेटिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द टोटल फ्लक्स फॉर अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, कंडक्टेंस इज कंस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑन करंट स्ट्रेंथ एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, देखो परमेबिलिटी जो है दोस्तों वो टोटल फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर में जो परमेबिलिटी है वो डिपेंड करता है टोटल फ्लक्स के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो कंडक्टेंस है वो आपका क्या है, वो आपका कांस्टेंट है, किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, एंड करंट स्ट्रेंथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। जो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस है बोले तो रिलक्टेंस, वो सब्सटेंस टू सब्सटेंस उतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है, जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज होता है। जैसे कि हम लोगों ने आयरन लिए हैं, कॉपर लिए हैं और दूसरा कोई मेटल लेते हैं, तो जो रिलक्टेंस है वो उतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है। लेकिन एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मटेरियल टू मटेरियल कंडक्टेंस या फिर कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सभी कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि कॉपर का जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस कम है। कंडक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस कम है, ठीक है ना। ज़्यादा फ्लो हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस कम है। अगर वहीं पे हम लोग क्या लेंगे, लोहा लेंगे, आयरन लेंगे, सिल्वर लेंगे, गोल्ड लेंगे, तो अलग अलग हमें देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। ओके, लास्ट देखो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू confine the flux into a desired path and current can easily confined into a desired path। तो करंट को हम लोग अपने हिसाब से फ्लो करा सकते हैं कि कौन से रास्ते में हम लोग ले जाएंगे। उस सिर्फ हमें क्या, जो तार है, कंडक्टर है, वो कनेक्ट कर देना होता है कि हाँ इस तार के थ्रू पास करूँगा, मैं करंट को इस तार के थ्रू मैं ले जाऊँगा बहुत दूर, तो मैं उसको ले जा सकता हूँ। लेकिन फ्लक्स को हम लोग अपने हिसाब से
कन्फाइन नहीं कर सकते अपने हिसाब से। हम लोग नहीं कर सकते हैं कि वो इसी लाइन से जाएगा, इसी रास्ते से जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, अपने मर्जी से वो जाता है। लेकिन करंट को हम लोग अपने हिसाब से किसी भी रास्ते से ले जा सकते हैं। ठीक है ना। चलो, तो दिस इज़ द डिसिमिलरिटीज़। तो ये आप लोगों को पूरा चार्ट जो है, पूरा टेबल जो मैंने आप लोगों को सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ का पढ़ाए हैं, तो ये यहाँ से आप लोगों को कुछ बातें जो है याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो यहाँ से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ओके। चलो, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस ईएमएफ, देन डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। ओके, तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप एग्ज़ाम तक आपका जो इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आने तक मैं इस चैप्टर को एटलीस्ट कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। आप लोग बाकी चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़िए, जैसे कि एसी सर्किट हो गया एंड एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, देन आपका डिजिटल सर्किट्स, ट्रांसफार्मर, मोटर्स। तो ये सारे चैप्टर्स को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। ओके, खुद से पढ़िए। अगर कहीं पे आप लोगों को कोई दूसरा टीचर मिल गया है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से अगर आप लोगों को हेल्प मिल जाता है तो डेफिनेटली पढ़िए, जहाँ से भी हो। मुझे ये नहीं देखना है कि आप लोगों को सिर्फ मेरे चैनल पे पढ़ना है। आप लोग जहाँ से भी हो पढ़िए, एटलीस्ट पढ़िए, कंप्लीट कीजिए सिलेबस को। ठीक है, ओके। मेरा एग्ज़ाम ना होता तो फिर डेफिनेटली मैं ही आप लोगों को कंप्लीट करा देता, लेकिन क्या करें, किस्मत ही ऐसा है। ठीक है, एग्ज़ाम मेरा भी इसी डेट में पढ़ना था, क्या करें। ओके, तो चलो आगे हम लोग बात करेंगे बाकी सारे टॉपिक्स पे। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपना स्टडी बराबर करते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।